को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप इस वीडियो का 10K लाइक एम भी जल्दी पूरा कर देंगे। इस कहानी की शुरुआत इन्फिनिटी वॉर के बाद से होती है, जब थेनोस के स्नेप की वजह से दुनिया की आधी आबादी गायब होने लग गई थी। क्लिंट बार्टन अपनी बेटी लाइला को तीरंदाजी करना सिखा रहा होता है और उसकी वाइफ लोरा अपने 2 बेटों के साथ पिकनिक की तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी क्लिंट को छोड़कर उसकी पूरी फैमिली स्नेप की वजह से गायब हो जाती है, जिससे क्लिंट काफी परेशान होता है। वही टोनी नेबुला के साथ गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के शिप में फंसा होता है, क्योंकि उन्हें छोड़कर सभी स्नेप में गायब हो गए थे, जिससे उन्होंने शिप में टाइटन ग्रे से उड़ान भरी, लेकिन फ्यूल खत्म होने की वजह से वो स्पेस में फंस गए थे और उन्हें अब स्पेस में 22 दिन गुजर चुके थे, जिससे अब उनके पास ना तो खाना बचा था ना ही पानी। इसीलिए टोनी अपनी मंगेतर पेपर के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करता है, क्योंकि उसे लगता था कि अब जिंदा नहीं बचेगा और अब उनके पास ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला था। लेकिन तभी कैप्टन मार्वल उस लोकेशन पर पहुंच जाती है और उस शिप को अर्थ पर एवेंजर कंपाउंड में ले आती है। टोनी कैप्टन को बताता है कि मैं थेनोस को रोक नहीं पाया, जिससे स्पाइडरमैन और बाकी सभी गायब हो गए। तो कैप्टन भी उसे कहता है कि हमने भी बहुत सारे लोगों को खोया है। तभी पेपर टोनी के पास आती है और उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। टोनी की हालत काफी खराब होती है, क्योंकि उसे इतने दिनों से सही पोषण नहीं मिला था, जिससे उसका इलाज किया जाता है। टोनी और कैप्टन मार्वल को रोडी और बाकी सभी बताते हैं कि आज से 23 दिन पहले थेनोस धरती पर आया था और उसने पूरी दुनिया की आधी आबादी को मिटा दिया, जिससे सभी सरकारें बिखर गई और सरकारी अफसर जनगणना कर रहे हैं। स्टीव टोनी को बताता है कि हम 3 दिनों से थेनोस की तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। टोनी कैप्टन पर गुस्सा करता है कि मुझे उस वक्त तुम्हारी मदद की जरूरत थी और मैंने तुम्हें कहा था कि हमें अर्थ के ऊपर एक सॉलिड कवच बनाना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। टोनी कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाता है, इसीलिए ब्रूस उसे नींद का इंजेक्शन लगा देता है ताकि वो ठीक से आराम कर पाए। कैप्टन मार्वल वहाँ से थेनोस को मारने के लिए निकलने लगती है, तो नताशा उसे कहती है कि हम यहाँ मिलकर काम करते हैं और क्या तुम जानती हो कि वो कहाँ है? तो केरल उसे कहती है कि मैं उसका पता लगा लूंगी। नेबुला उन्हें कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरा बाप थेनोस कहाँ है और उन्हें बताती है कि थेनोस ने मुझे कई साल जोड़ तोड़ के बनाने में लगाए, जिससे मैं हर बार उससे पूछती कि हम प्लान कामयाब होने के बाद कहाँ जाएंगे, और वो मुझे हर बार एक ही बात कहता कि हम अपने बगीचे में जाएंगे, लेकिन मैं नहीं जानती कि वो बगीचा कहाँ है। तो रॉकेट उन्हें बताता है कि 23 दिन पहले जब थेनोस ने चुटकी बजाई थी, जिससे एक बहुत बड़ा झटका लगा, जैसे आकाश गंगा में सुनामी आ गई हो, लेकिन 2 दिन पहले ऐसा फिर से प्लेनेट 0259 पर हुआ है, जिससे वो समझ जाते हैं कि थेनोस वही है। तो कैप्टन मार्वल उन्हें कहती है कि मणि अभी भी उसके पास है, इसीलिए हम उसे छीन लेंगे और उसकी शक्ति से सभी को वापस ले आएंगे। तो ब्रूस उन्हें कहता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि पिछली बार जो अंजाम हुआ था वो इस बार नहीं होगा। केरल उसे कहती है कि पिछली बार मैं यहाँ नहीं थी, इसीलिए तुम उसे रोक नहीं पाए। तो रोडी उसे कहता है कि हम सभी सुपर हीरो हैं और अगर तुम्हें लड़ने का इतना ही शौक है तो तुम पिछली बार कहाँ गई थी? तो केरल उसे कहती है कि ब्रह्मांड में और भी प्लेनेट है। तो थोर उसे डराने के लिए अपने स्टॉर्म ब्रेकर को वहाँ बुला लेता है, लेकिन इससे केरल को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे थोर समझ जाता है कि उसमें बहुत पावर है। फिर वो सभी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की शिप लेकर उस प्लेनेट की तरफ निकल जाते हैं। वहीं थेनोस अपने गार्डन में होता है जहाँ अपने लिए खाना पका रहा होता है। तभी कैप्टन मार्वल के साथ सभी सुपर हीरो उस पर हमला कर देते हैं। थोर थेनोस का गॉडलैंड निकालने के लिए उसका हाथ ही काट देता है, लेकिन उसमें एक भी अनंत मणि नहीं होती। स्टीव थेनोस से इन्फिनिटी स्टोन के बारे में पूछता है, तो थेनोस उसे कहता है कि उन अनंत मणियों का काम सिर्फ सृष्टि का संतुलन बनाना था और उसके बाद उनका कोई काम नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हीं मणियों की शक्ति से उन अनंत मणियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया, जिससे 2 दिन पहले वो खतरनाक विस्फोट हुआ था जिसमें मैं भी अधमरा हो गया। इससे थोर को बहुत गुस्सा आता है और उसका सर दर्द से अलग कर देता है। सभी काफी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन अनंत मणियों से आधी आबादी को वापस जिंदा कर सकते थे, लेकिन अब उनकी उम्मीद भी टूट चुकी थी। फिर हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अभी भी बची हुई आधी आबादी अपने परिवार और लोगों के खोने के गम से उबर नहीं पाई थी, क्योंकि अपनों के जाने की वजह से उनकी जिंदगी अकेलेपन में गुजर रही थी। स्टीव अपने कुछ साथियों को हिम्मत देकर बताता है कि मैंने भी अपना प्यार खोया है, क्योंकि मैं 70 साल तक बर्फ में जमा रहा और जब मैं वापस लौटा तो जा चुकी थी। वहीं फिर हमें सैन फ्रांसिस्को में सेल्फ स्टोर नाम की एक कंपनी में स्कॉट के
लॉकर को दिखाया जाता है, क्योंकि बिलीप में गायब हुए सभी लोगों के सामानों को वहाँ रखा हुआ था। वह एक चूहे की वजह से क्वांटम स्प्लाइसर मशीन ऑन हो जाती है, जिससे स्कॉट क्वांटम फील्ड से बाहर आ जाता है। वो सीसीटीवी की मदद से गार्ड का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे गार्ड उसे लॉकर से बाहर निकाल देता है, मगर उसे कुछ समझ नहीं आता कि पूरे शहर को क्या हुआ है। फिर वो वॉल ऑफ द वेनिश नाम की जगह पर पहुंचता है, जहां सैन फ्रांसिस्को के लोगों के नाम वॉल पर लिखे होते हैं जो स्नैप में गायब हो गए थे। जहां स्कॉट को खुद का नाम भी दिखाई देता है, लेकिन वहां उसकी बेटी का नाम नहीं होता, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसकी बेटी जिंदा है। इसीलिए उसे घर पर मिलने जाता है। कैसी अपने डेट को देखकर बहुत खुश होती है। स्कॉट उसे कहता है कि तुम बहुत बड़ी हो चुकी हो, जिससे वो खुश होते हैं। वही हमें एवेंजर्स कंपाउंड में दिखाया जाता है कि नताशा पूरी टीम को कमांड दे रही होती है और रोडी उसे हाल ही में बार्टन द्वारा किए गए कार्टेल कार्नेज के बारे में बताता है, जिससे नताशा दुखी होती है क्योंकि उसका साथी बार्टन बुरे काम कर रहा था। तभी स्कॉट भी वहाँ दरवाजे के बाहर आ जाता है। कैप्टन और नताशा उसे जिंदा देखकर खुश होते हैं। स्कॉट उन्हें बताता है कि थेनोस के चुटकी बजाने से पहले मैं क्वांटम रेम में था। क्वांटम रेम दरअसल एक छोटा सा ब्रह्मांड होता है, जहाँ घुसने के लिए आपको बहुत छोटा होना पड़ता है, और होप मुझे वहाँ से बाहर निकालने वाली थी, लेकिन तभी थेनोस के स्नेप की वजह से होप धूल बनकर गायब हो गई और मैं वहीं फंसा रहा। लेकिन मेरे लिए वो 5 साल सिर्फ घंटों के बराबर थे, क्योंकि क्वांटम रेम के नियम हमारी दुनिया से अलग है। इसीलिए मुझे इससे एक आइडिया आया कि अगर हम क्वांटम रेम में रास्ते ढूंढ सके तो उससे हम समय में पीछे जाकर थेनोस से पहले वो इन्फिनिटी स्टोन हासिल कर सकते हैं, जिससे हम भी चुटकी बजाकर सब कुछ पहले जैसा कर देंगे। लेकिन उन्हें क्वांटम फिजिक्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, इसीलिए उन्हें समझ नहीं आता कि वो टाइम मशीन कैसे बनाएंगे, और वो टोनी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वही हमें टोनी को दिखाया जाता है, जिसकी अब एक बेटी होती है, क्योंकि पेपर और टोनी ने अब शादी कर ली थी। टोनी अपनी बेटी मॉर्गन के साथ खेल रहा होता है। तभी स्टीव नताशा और स्कॉट के साथ वहाँ आ जाता है और वो टोनी को अपने आइडिया के बारे में बताते हैं, जिन्हें स्कॉट ने टाइम डकैती नाम दिया था। लेकिन टोनी उनकी मदद करने से मना कर देता है, क्योंकि अब अपनी लाइफ में सेटल हो चुका था और उसे डर था कि वो इस बार थेनोस से लड़ाई में अपने परिवार को भी खो सकता है। स्टीव उसे कहता है कि हमारे पास आखिरी मौका है जिससे हम सब सही कर सकते हैं। तो टोनी उसे कहता है कि मैं इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरी बेटी मेरी आखिरी उम्मीद है। ये कहकर वो अंदर चला जाता है, जिससे कैप्टन और बाकी सब ब्रूस बैनर के पास आते हैं, जहाँ स्कॉट ब्रूस और हल्क का मिक्स रूप देखकर बहुत हैरान होता है और उससे इस बारे में पूछता है। तो ब्रूस उसे बताता है कि जब 5 साल पहले थेनोस ने सभी की बैंड बजाई थी तो उस वक्त मुझे हल्क की जरूरत थी, लेकिन वो बाहर नहीं आया, जिससे मैं समझ गया कि हल्क मेरा दर्द नहीं बल्कि दवा है। इसीलिए मैंने 18 महीने लैब में काम किया, जिससे ही मैं बैनर के दिमाग और हल्क की बॉडी को एक कर पाया। कैप्टन उसे टाइम डकैती के बारे में बताता है, तो हल्क उसे कहता है कि क्वेश्चन मेरे कोर्स के बाहर है। तो नताशा उसे कहती है कि हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हल्क और बैनर एक हो सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। वहीं टोनी घर में बर्तन साफ कर रहा होता है कि तभी उसे पीटर और अपनी तस्वीर दिखाई देती है, जिससे टोनी पीटर को बचाने के लिए टाइम मशीन बनाने के काम में लग जाता है। टोनी एक मोबियस आकार की पट्टी के आधार पर एक समय स्थान जीपीएस मॉडल बना लेता है, जिसमें क्वांटम फील्ड में जाकर टाइम कोड के जरिए किसी भी समय में टाइम ट्रेवल किया जा सकता था। इससे वो बहुत खुश होता है, लेकिन ये सब करते हुए उसकी बेटी भी देख लेती है। इसीलिए टोनी उसे पेपर को कुछ न बताने के लिए आइसक्रीम खिलाता है और एक स्टूपिड स्टोरी सुनाकर उसे सुला देता है। फिर वो पेपर को टाइम मशीन के बारे में बताता है, तो पेपर इससे काफी परेशान और डर जाती है। तो टोनी उसे कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो यहीं रुक सकता हूँ और मुझे किसी को बचाने की कोई जरूरत नहीं है। तो पेपर उसे कहती है कि मैं तुम्हें कई बार रोक चुकी हूँ, लेकिन मैं हर बार नाकाम रही, और उसे टाइम ट्रेवल करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह स्कॉट और बाकी सभी ब्रूस के दिमाग का इस्तेमाल करते हुए स्कॉट की वैन में बने क्वांटम टनल से टाइम डकैती टेस्ट शुरू कर देते हैं, जिससे ब्रूस स्कॉट को टाइम में पीछे भेजता है, और जब वो उसे 3 सेकंड बाद वापस लाता है तो समय स्कॉट के आर पार निकलने की वजह से वो कभी बच्चे के रूप में वापस आता है तो कभी बूढ़े स्कॉट के रूप में, जिससे उन्हें पावर कट करके प्रेजेंट के स्कॉट को वापस लाना पड़ता है। सभी परेशान होते हैं क्योंकि उनका टेस्ट फेल हो चुका था। स्टीव उदास हुआ बाहर आ जाता है। तभी टोनी अपना बनाया हुआ जीपीएस लेकर वहाँ जाता है और स्टीव को बताता है कि मुझे पता है कि इसको टाइम में आर पार नहीं जा पाया, बल्कि टाइम उसके आर पार चला गया, इसीलिए मैंने टाइम ट्रेवल करने का जीपीएस बनाया है,
जिससे हम वो इन्फिनिटी स्टोन हासिल करके खोए हुए लोगों को वापस ला सकते हैं। लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं कि अभी जो बचे हुए लोग हैं उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए और हो सके तो हमें भी जिंदा लौटना है। फिर टोनी उसे अपनी शील्ड देकर कहता है कि हमें अपने मिशन के लिए पूरी टीम की जरूरत होगी। तो स्टीव उसे बताता है कि हम अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। नेबुला, रॉकेट और रोडी भी वहाँ आ जाते हैं और फिर हल्क और रॉकेट मिलकर थोर को लेने के लिए न्यू एसगार्ड की तरफ निकल जाते हैं। न्यू एसगार्ड में सभी बहुत मुश्किलों से अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। वहाँ उन्हें वल्करी दिखाई देती है जो उन्हें बताती है कि थोर तुमसे नहीं मिलेगा क्योंकि वो हमसे ही महीनों में एक बार मिलता है जब उसकी बियर खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी वो कोशिश करने के लिए थोर के घर में जाते हैं जहाँ उन्हें बहुत बदबू आती है। उन्हें वहाँ थोर दिखाई देता है जो थेनोस से हारने की वजह से पूरी तरीके से टूट चुका था, जिससे वो मोटा और शराबी बन गया था। वो हल्क और रॉकेट को देखकर खुश होता है और उन्हें मिक और कॉर्क से मिलवाता है जो उसके साथ वहाँ गेम खेल रहे थे। हल्क थोर को बताता है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि हमें एक मौका मिला है सब कुछ ठीक करने का। लेकिन थोर थेनोस का नाम सुनने की वजह से काफी दुखी हो जाता है। तो ब्रूस उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें उससे डर लगता है। तो थोर उसे कहता है कि मुझे उससे डर नहीं लगता, मैंने उसे मारा था मगर अब हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। तो हल्क उसे कहता है कि हमें दूसरा मौका मिला है जिससे हम सभी लोगों को वापस ला सकते हैं। तो थोर भी मान जाता है। वही हमें क्लिंट बार्टन यानी कि होकाई को दिखाया जाता है जो टोक्यो में स्नेप से बच गए क्रिमिनल को मार रहा होता है क्योंकि उसका मानना था कि अच्छे लोगों की जगह स्नेप में इन बुरे लोगों को मरना चाहिए था जो लोगों को चोट पहुंचाते हैं। इसीलिए वो याकूब के क्रिमिनल का नरसंहार कर रहा होता है। नताशा भी वहाँ पहुंच जाती है। वो उसे कहती है कि इन्हें मारने से तुम्हारी फैमिली वापस नहीं आएगी, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो क्योंकि हमें एक उम्मीद नजर आई है। और उसे एवेंजर कंपाउंड में ले आती है जहाँ टोनी और बाकी एवेंजर ने मिलकर क्वांटम टनल बना ली थी। इसको टाइम ट्रेवल टेस्ट करने की तैयारी कर रहा होता है लेकिन उनके पास पिम पार्टिकल बहुत कम थे। पिम पार्टिकल वही होते हैं जिनसे अपने आकार को बहुत छोटा करके क्वांटम फील्ड में घुसा जा सकता था, जिससे सभी एवेंजर क्वांटम फील्ड में जाकर टाइम ट्रेवल कर सकते थे। और उनके पास सिर्फ इतने पिम पार्टिकल होते हैं कि वो एक बार टाइम ट्रेवल करके वापस आ सकते थे। मगर स्कॉट के पास 2 पिम पार्टिकल एक्स्ट्रा होते हैं, इसलिए वो टाइम ट्रेवल टेस्ट करने लगता है। लेकिन घबराहट की वजह से उसका फर्स्ट टेस्ट गलती की वजह से फेल हो जाता है, जिससे बार्टन उसे कहता है कि मैं कर सकता हूँ। और वो बहुत छोटा होकर क्वांटम टनल में जाकर जीपीएस की मदद से पुराने टाइम में पहुँच जाता है जहाँ उसके वाइफ और बच्चे जिंदा थे। इसीलिए अपनी बेटी लाइला को आवाज लगाता है लेकिन उतने में उसके वापस आने का टाइम हो जाता है, जिससे वापस एवेंजर कंपाउंड में आ जाता है। और वो अपने साथ बेसबॉल मिट को भी ले आता है, जिससे सभी को विश्वास हो जाता है कि टाइम मशीन सच में काम कर रही है। इससे सभी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि वो टाइम ट्रेवल कैसे करेंगे। बस अब उन्हें जानना था कि उन्हें अनंत मणि कहाँ मिलेगी और उन्हें किस टाइम पर उन्हें लेने जाना है। इसीलिए वो टाइम डकैती की प्लानिंग करने लग जाते हैं। वो अपनी 3 टीम बनाते हैं जिनमें से एक टीम न्यूयॉर्क में 2012 के वक्त में जाएगी क्योंकि उस वक्त स्पेस स्टोन, माइंड स्टोन और टाइम स्टोन न्यूयॉर्क में थे। और दूसरी टीम 2013 वाले समय में एसगार्ड जाने का फैसला करती है क्योंकि उस वक्त ही एसगार्ड में रियलिटी स्टोन यानी कि इथर था। और तीसरी टीम 2014 के समय में मोराग और वॉर्मिर जाने का फैसला करती है क्योंकि वहीं उन्हें पावर स्टोन और सोल स्टोन मिलेगा। फिर वो सभी टाइम ट्रेवल सूट पहनकर रेडी हो जाते हैं। होकाई अपने साथ गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के शिप को भी ले लेता है क्योंकि उसकी टीम को वॉर्मिर और मोराग 2 अलग अलग जगह पर जाना था। फिर वो सभी पिम पार्टिकल्स की मदद से छोटे होकर क्वांटम फील्ड से गुजरते हुए जीपीएस की मदद से अपनी अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पहली टीम जिसमें स्कॉट, ब्रूस, टोनी और स्टीव शामिल होते हैं वो न्यूयॉर्क में 2012 के चितौरी हमले के वक्त में पहुंच जाते हैं। न्यूयॉर्क पहुंचते ही ब्रूस टाइम स्टोन लेने के लिए न्यूयॉर्क के पवित्र स्थल में पहुंचता है जहां उसे एशियंट वन यानी कि गुरुमा दिखाई देती है, जिनसे ब्रूस कहता है कि मैं यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढ रहा हूँ। तो गुरुमा उसे कहती है कि तुम 5 साल पहले आ गए हो क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज अभी ऑपरेशन कर रहे हैं और वो 2017 में इस पवित्र स्थल के रक्षक बनेंगे, मगर तुम यहाँ अभी क्या लेने आए हो। तो ब्रूस उन्हें कहता है कि मुझे टाइम स्टोन चाहिए जो आधा मातों की आंख में है, लेकिन गुरुमा उसे टाइम स्टोन देने से मना कर देती है। तो ब्रूस उनसे वो मणि छीनने लगता है तो गुरुमा अपनी पावर से उसकी आत्मा और शरीर को अलग कर देती है। वह स्टार्क टावर में स्कॉट और टोनी टेसेरेक्ट यानी कि स्पेस स्टोन चुराने के लिए पुराने टोनी का हार्ट फेल कर देते हैं, जिससे फ्यूचर वाला टोनी टेसेरेक्ट प्राप्त कर लेता है। लेकिन हल्क की गलती की वजह से टेसेरेक्ट लोकी के हाथ लग जाता है
है जिससे वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और उनका प्लान चौपट हो जाता है। वही शील्ड के बेस में हाइड्रा के गुंडों से फ्यूचर का स्टीव लोकी की छड़ी को हासिल करने के लिए उनके साथ लिफ्ट में चला जाता है, क्योंकि उस छड़ी के नील रत्न के अंदर ही माइंड स्टोन था। स्टीव हाइड्रा के गुंडों से झूठ कहता है कि वो हाइड्रा के साथ मिला हुआ है, इसीलिए उसे छड़ी दे देते हैं। लेकिन जब वो वहाँ से निकलता है तो उसका सामना 2012 के स्टीव से होता है, क्योंकि उसे लगता था कि फ्यूचर का स्टीव दरअसल लोकी है जो टेसेरेट की पावर से गायब होकर वहाँ गया होगा, जिससे उनके बीच फाइट होने लग जाती है। लेकिन फ्यूचर का स्टीव लोकी की छड़ी की मदद से पुराने स्टीव को बेहोश कर देता है। वही गुरुमा ब्रूस से कहती है कि अगर मैं तुम्हारे समय की रक्षा के लिए मणि दे दूं तो इससे हमारा समय नष्ट हो जाएगा, और उसे वक्त की रेखा दिखाकर बताती है कि ये 6 इन्फिनिटी स्टोन हमारी जिंदगी को वक्त के साथ बहाते हैं, इसीलिए अगर एक इन्फिनिटी स्टोन भी अपनी जगह से हिल गया तो ये भाव बढ़ जाता है, जो हमारे लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि इस परिस्थिति में बुराई से लड़ने का हमारा सबसे बड़ा हथियार ही हमारे पास नहीं होगा, जिससे हमारी दुनिया नष्ट हो जाएगी। तो ब्रूस उन्हें कहता है कि हम हमारा मिशन पूरा होने के बाद सभी इन्फिनिटी स्टोन को वापस उसी जगह रख देंगे जहाँ से हमने इसे लिया था, जिससे ऐसा होगा जैसे मणि अपनी जगह से कहीं गई नहीं हो। लेकिन फिर भी गुरुमा उसकी बात नहीं मानती, क्योंकि उनके जिंदा लौटने की संभावना बहुत कम थी। तो ब्रूस उन्हें कहता है कि अगर आप मणि नहीं दे सकती तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज ने इस मणि को थेनोस को क्यों दे दिया था। इससे गुरुमा बहुत हैरान होती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि स्ट्रेंज ने जरूर फ्यूचर देखा होगा और उसने कुछ सोच समझकर ही वो मणि थेनोस को दी होगी। इसीलिए गुरुमा भी ब्रूस को मणि दे देती है और वो ब्रूस को भी वापस उसकी बॉडी में ले आती है। वह स्टीव छड़ी लेकर स्टार्क बिल्डिंग के पीछे टोनी और स्कॉट के पास आता है, जहाँ टोनी उसे बताता है कि हम बुरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि लोकी टेसेरेट लेकर भाग गया है। स्कॉट बहुत गुस्सा होने लगता है। वो स्टीव को कहता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते और हमारे पास सिर्फ एक पिम पार्टिकल ही बचा है। इससे टोनी को आइडिया आता है कि वो 1970 के समय में जा सकते हैं, जब हैंक ने पिम पार्टिकल इन्वेंट किए थे और उस वक्त शील्ड के पास टेसेरेट था। स्टीव को भी आइडिया अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें एक जगह पर जाकर दोनों चीजें मिल सकती थी, और वो स्कॉट को माइंड स्टोन वाली छड़ी देकर उसे वापस फ्यूचर में जाने को कहता है। और टोनी स्टीव के साथ टाइम जीपीएस में टाइम सेट करके 1970 के समय में न्यू जर्सी के शील्ड बेस पर पहुंच जाते हैं। स्टीव हैंक को प्रैंक कॉल करके उन्हें बाहर भेज देता है और वो चुपके से पिम पार्टिकल प्राप्त कर लेता है, लेकिन सिक्योरिटी को इस बात का पता चल जाता है, इसीलिए उनसे बचते हुए पेगी के ऑफिस में पहुंच जाता है, जहाँ पेगी को देखकर बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि उसे प्यार करता था और वो दोनों एक नहीं हो पाए थे। वही टोनी बेस में पहुंचकर टेसेरेट को हासिल कर ले